स्टूडेंट, आज हम फुल टेस्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसपे पूरा कंप्लीट 12 का सिलेबस इंक्लूडेड है। और हमेशा याद रखना, जो हमने पहले कंप्लीट 11 का कराया था, फिर कंप्लीट 12 का कराया था, आप FT3 से पहले उसे एक बार रिवाइज करोगे, जिससे कि हर एक पॉइंट, हर एक ऑप्शन को देखना है। ऑटोमेटिकली कम टाइम में आपका काफ़ी पोर्शन रिविजन हो जाएगा। ये मेरा एक सजेशन था छोटा सा, ये आप बिल्कुल फॉलो करना, जिससे कि आप जो फुल टेस्ट को लेकर डरते हो या हल्का सा हिचकिचाहट है कि मार्क्स उठेगा कि नहीं उठेगा, जब आप FT1 और FT2 अच्छे से देख के NCERT से मिला के पॉइंट्स देखोगे तो ओवरऑल पॉइंट बहुत सारे क्लियर होने के लिए FT3 भी पेपर आपका अच्छा होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। स्टेटमेंट 1, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या गलती है? अप टू 12 वीक्स होना चाहिए, नॉट 14 वीक्स। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 12 होना था इंस्टेड ऑफ 14। स्टेटमेंट 2 में है सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच रिस्कियर देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, कि हमें पता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के केस में बहुत ज़्यादा ऑर्गन और सब कुछ डेवलप हो जाता है, तब उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं। इट इज़ सेफ अप टू 12 वीक्स, कैन बी डन अप टू 24 वीक्स। 24 वीक्स से बिफोर 24 वीक्स अगर करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत इसलिए है क्योंकि इसमें 12 वीक्स होना चाहिए था, 14 वीक्स लिखा हुआ है। तो इसलिए इसमें आंसर कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। 137 ये बायोटेक्नोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन? प्रो इंसुलिन लैक्स डाइसल्फाइड ब्रिजेस। नहीं, अगर आप NCERT देखोगे अच्छे से, ABC में डाइसल्फाइड ब्रिज लिंकेजेस कितने हैं? 3 है, और जब वो मैच्योर इंसुलिन बनता है तब भी 3 ही रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा नहीं है। प्रो इंसुलिन में 3 रहता है, ABC 3 कनेक्टेड है, उसमें 3 डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी हैं। थर्ड ऑप्शन में मैच्योर इंसुलिन लैक्स द सी पेप्टाइड चेन। यस, सी पेप्टाइड चेन मैच्योर इंसुलिन में नहीं रहता है। सी निकलने के बाद A और B रहता है, जिसमें 51 अमीनो एसिड रहता है, इसलिए उसे पेप्टाइड कहा जाता है इंस्टेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और A और B में भी कंप्लीट लिंकेजेस, टोटल लिंकेजेस 3 है, वो ध्यान रखना। A में है 2, ठीक है, A में 2 है, क्योंकि A के पेप्टाइड में क्या है, उसका अपना एक चेन होता है डाइसल्फाइड लिंकेज, और A और B में होता है 2, तो टोटल मिला के 3 है। डायग्राम अच्छे से देख लोगे। इसमें आंसर इसलिए C आ रहा है क्योंकि मैच्योर इंसुलिन लैक्स द सी पेप्टाइड। मैच्योर इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड, ये तो होगा नहीं, बिकॉज C आंसर इसमें निकल ही चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138। 138 में which of the following statement is not correct regarding malarial infection? Sexual stages develops in a gut of mosquito. आप बहुत लोगों का आप यहाँ पे गलत करोगे, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे sexual stages गैमेटोसाइट मीन कर रहा है। अगर आपने ये करेक्ट किया है, इसका मतलब आपने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपको अभी हर लाइन को, हर डायग्राम के पॉइंट्स को अच्छे से NCERT में देखना है कि सिली से सिली मिस्टेक्स वो हम अवॉइड कर पाए। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि वही पॉइंट्स आपके ANTS पेपर्स में डाल दें, जिससे कि आपका गलती मेन फाइनल एग्जाम में ना हो। जैसे कि इसमें मैंने डाला सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन द गट ऑफ द मॉस्किटो, नहीं होगा, बिकॉज गैमेटोसाइट फॉर्मेशन RBC ऑफ ह्यूमन में होता है। हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, ये तो करेक्ट है। स्पोरोजोइड्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द RBCs रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, तो इसमें अगर तुम देखोगे ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। हमें ये पता है जो गैमेटोसाइट के डेवलपमेंट होते हैं वो ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में जो होता है RBC के अंदर, उसे हम सेक्सुअल स्टेज बोलते हैं, और सेक्सुअल फेज अगर आया वो मॉस्किटो के गट के अंदर होता है, जो कि गैमेट का फ्यूजन होता है। तो ऑटोमेटिकली जब स्टेज लिखा रहेगा हमेशा RBC याद रखना, और जब फेज लिखा रहेगा तब मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के ऊपर जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना है, फेज और स्टेज में। हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और जब भी किसी ह्यूमन में इन्फेक्टेड कोई भी मलेरिया है किसी का, उसके ब्लड में जो गैमेटोसाइट्स रहते हैं विद इन 24 आवर्स, ये NCERT में विद इन 24 आवर्स मेंशन नहीं है, लेकिन विद इन 24 आवर्स अगर किसी मॉस्किटो ने उठा लिया, तभी जाके वो गैमेट फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस के गट में
फ्यूज़ करेगा और उसी से इन्फेक्टिव स्टेज बनेगा स्पोरोजोइड्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है। और स्पोरोजोइड सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, जिसे वो इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और तभी जाके धीरे धीरे वो बीमार होते हैं। ठीक है, अगर एंटर कर लिया किसी हेल्दी पर्सन में तब उनका मलेरिया हो सकता है। लेकिन जब स्पोरोजोइड एंटर करेगा ब्लड में तो पहले वो लीवर में पहुंचता है और प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट आरबीसी में एंटर होता है और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट करके हेमोजन रिलीज कराने के बाद उसे बुखार आता है, हाई फीवर, बिकॉज हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है। और ये जो हेमोजोइन बनते हैं फ्रॉम हेमोग्लोबिन, जो कि एक टाइप ऑफ टॉक्सिन है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, ये बॉडी में एक के लिए, बॉडी पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हर एक लाइफ साइकिल का अपना अपना एक टर्म होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का अलग है, ओवेल का है, मलेरिया का है, फेल्सिपेरम का है। जो हमारी बुक में ये ध्यान रखना 3 स्पेसीज है, मलेरिया है और इधर तुम्हारा वाइवेक्स है, फेल्सिपेरम है, ओवेल नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जिसका भी है 24 आवर्स 42 आवर्स इस तरह से ये कंप्लीट करता है, मतलब 2 to 3 डेज में या तो 3 to 4 डेज में ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं सिस्टम में। तो एनसीईआरटी में 3 to 4 डेज है, तो आपको 3 to 4 डेज ही याद रखना होगा। और अच्छे से प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का डायग्राम भी देख लेना अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो हमारे फाइनल नीट एग्जाम्स के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। 139 असर्शन रीजन है। असर्शन में है पर्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। यस, कि हमें पता है जो डिलीवरी होता है, पर्चुरेशन होता है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट है हाइपोथैलेमस का, द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, टुगेदर विथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड बाय और रिलीज्ड बाय मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि बनाता है हाइपोथैलेमस। तो ये स्टेटमेंट असर्शन का करेक्ट है। अब हम देखते हैं रीजन। सिग्नल्स ऑफ पर्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द placenta which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। तो इसमें हमें A मार्क करना होगा, बिकॉज हमें पता है न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म्स के बेसिस पे अगर रीजन कुछ पूछा तो यही रीजन करेक्ट आएगा कि सिग्नल्स ऑफ पर्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसी रिफ्लेक्स टर्म से ही रिलेट करके क्या आ जा रहा है, रिलेट करके ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन का टर्म आ जा रहा है इंक्लूडेड और हाइपोथैलेमस में लिंक हो रहा है। तो ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म को जो टर्म है इसे एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये रीजन इसका करेक्ट होगा। ओके, इसलिए इसमें आपको आंसर मार्क करना था ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स। हमें पता है कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स वेरियर मेथड में आता है, तो इसमें कुछ फीचर्स है। कौन सा फीचर्स इस पर्टिकुलर डायफ्राम, वोल्ट्स और सर्वाइकल कैप के अगेंस्ट में करेक्ट है? वेरियर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, ये करेक्ट है। कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ये करेक्ट है। प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कंट्रैक्टिंग एसटीडीज, नो, ये कॉन्डम होगा इसके लिए। रियूजेबल है, करेक्ट है। तो ए बी डी आ रहा है आंसर, इसलिए आपको इसमें सी मार्क करना था। छोटे से छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो भी फीचर्स है, जो भी लाइन है। कभी आपको ऐसे फील हो सकता है कि ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चंस बनता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हिम्यूलिन, जो कि आर्टिफिशियल इंसुलिन है और रिकम्बिनेंट इंसुलिन है, आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। हम मिला के देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ जीन फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली, जो कि बीटा सेल से जीन निकाल के हम करते हैं। एफ में है इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू प्लाज्मिड, फिर उसे प्लाज्मिड में डालना है। डी में है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स इनटू द ई कोलाई, फिर जो आरडीएनए हमने प्रिपेयर किया है उसे डालना है किसी होस्ट में। ओके, दैट इज ई कोलाई। फिर नेक्स्ट है आपका सी, कल्चरिंग रिकम्बिनेंट ई कोलाई इन बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में हमें कल्चर करना है, जो कि एली लिली कंपनी ने 1983 में किया था, अमेरिकन कंपनी। नेक्स्ट है बी, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम ई कोलाई। ए और बी अलग सेपरेट बनाया था 2 बायोरिएक्टर में, जिससे कि उनको सी बनाना ना पड़े, लेकिन वो एक चैलेंजिंग टास्क था। फिर भी ए और बी को सेपरेटली निकाल के उन्होंने डाइसल्फाइड लिंकेज बनाया था, जो कि चैलेंजिंग टास्क होने के बावजूद हिम्यूलिन बना। ओके, 1983 में। लास्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ हिम्यूलिन, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आ रहा है ई एफ डी सी बी ए। ये से क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इसके लिए आपका प्रैक्टिस और आपका एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिससे कि टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कम हो और आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी टाइम उस चीज़ का दे पाए। ओके, वो ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142।
क्वेश्चन नंबर 142 में स्टेटमेंट 1 में लिखा था कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। हमें पता है कि एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने के पीछे फर्स्टली एस्ट्रोजन डील करता है फॉलिकुलर फेज में, उसके बाद ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन आने के बाद वो उसे मेंटेन करता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन फॉल होता है एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, स्लफ ऑफ होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स LH एंड FH डिक्रीजेस ग्रेजुअली नहीं होगा, इसमें इंक्रीजेस ग्रेजुअली है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस डिक्रीज और इंक्रीज पे ध्यान देना था। हैस्टिली या तो फटाफट कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि जो क्वेश्चंस या जो भी सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चंस है अगर आपको अच्छे से आता है तो अच्छे से बबलिंग भी करना है, वो हमारा फर्स्ट वर्क है। ओके, और जो चीज़ हमें नहीं आता है उसमें हमें गलती हो भी सकता है, उसमें तो आप अच्छे से टाइम लेके करोगे, लेकिन जो आता है उसे और मन लगा के करना है, जिससे कि आपको उससे पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए, नेगेटिव मार्किंग ना हो, वो ध्यान रखना। इसलिए इसमें जो स्टेटमेंट है सी ये करेक्ट है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजेस नहीं होना था, इंक्रीजेस ग्रेजुअली होना था, जो कि बाद में जाके ओव्यूलेटरी फेज में FSH, LH और एस्ट्रोजन तीनों ही पिक लेवल पे पहुंचेंगे ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143। Question number 143, statement 1, the appearance of the antibiotic resistant microbes is an example of evolution by anthropogenic action। हमें ये पता है कि जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वो एक्सपोजर होता है उसी सॉइल के साथ। अगर सॉइल में, वाटर में, समवेयर एंटीबायोटिक पहले से है सिस्टम में, तो माइक्रोब्स धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाते हैं थ्रू आवर ह्यूमन मेड एक्शंस, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस बोलते हैं, और बहुत कम टाइम स्केल में ही वो प्री एडाप्टिव म्यूटेशंस के उसमें आ जाते हैं। जैसे ही उनको फिर से एंटीबायोटिक का स्ट्रॉन्ग डोज गिरता है, उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोज हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक से और अपने आप को वो उस सिस्टम में बचा लेते हैं। तब हम बोलेंगे कि माइक्रोब्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं, वो ध्यान रखना। एक सलाह मैं देना चाहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में ई कोलाई नेचुरल फॉर्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होता है, वो बायोटिक के बेसिस पे करेक्ट है वो स्टेटमेंट, और वो आपको याद रखना है। आप इस चीज को इवोल्यूशन के चैप्टर से मिक्स नहीं करोगे, ओके, वो सेपरेटली आप डील करोगे, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से माइक्रोब्स डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, वो करेक्ट है। लेकिन हमारे बायोटेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है कि इकोलाई के नेचुरल कंडीशन वाले में जो नेचर में जो मिलते हैं इकोलाई, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होते, ठीक है, उसको मिक्स नहीं करना है, इससे वो ध्यान रखोगे। तो स्टेटमेंट 1 इवोल्यूशन का है, ये स्टेटमेंट 1 ये करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंट वेराइटीज अपीयर इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर्स एंड नॉट सेंचुरीज। हमें पता है कि माइक्रोब्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हम फॉल और बर्ड या तो एनी काइंड ऑफ दूसरे एनिमल्स को देखेंगे, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर चेंज, लेकिन चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होते ही रहते हैं, लेकिन उसका जो वो है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, या तो कोई भी जीन में चेंजेस आ रहा है, उसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो दिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, स्पेसिएशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन माइक्रोब्स के लेवल में ये चीज़ बहुत फास्ट होता है। ये इवोल्यूशन का आप अच्छे से देख लेना, मौत वाले जो पार्ट है, मौत के ठीक नीचे नेचुरल सिलेक्शन के नीचे एक पैराग्राफ है, वहाँ पे मेंशन है। ओके, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसलिए आपको इसमें ए मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एरिएशन टैंक इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का मतलब होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो तरह के टैंक यूज करते हैं। फर्स्ट होता है एजिटेटर टैंक या तो लार्ज एरिएशन टैंक, और सेकंड होता है सेटलिंग टैंक। तो एरिएशन टैंक में हम लोग मेनली क्या करते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट से कलेक्ट करेंगे और फिर उसी एफ्लुएंट को हम बाहर से ऑक्सीजन देके उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया या तो फंजाई है, एरोबिक हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स, उसे ग्रो करेंगे जिससे कि फ्लॉक बने, और फिर वही फ्लॉक धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत हाई रहता है, ठीक है, सीवेज में, उस चीज को वो डिकम्पोज करके फिर उससे बनेगा सेकेंडरी एफ्लुएंट। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो होता है उसे हम रिलीज करते हैं रिवर में। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिएशन टैंक। दैट मीन्स वो बताना चाह रहा है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में या तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में फर्स्ट टैंक जो एरिएशन टैंक होता है उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मैकेनिकली एजिटेट करेंगे सीवेज को एंड पंप करेंगे बाहर से एयर, जिससे कि एरोबिक हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स ग्रो करे और वो हमारी ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसे डिकम्पोज करके बीओडी को रिड्यूस करे, जिससे उस साफ पानी को सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम रिवर में
छोड़ सके। और फिर उसी सेकेंडरी एफ्लुएंट को अगर हमें पीना है तो हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करेंगे और फिर हम उसे पिएंगे, जो कि एनसीईआरटी में टर्शियरी ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में assertion the government has imposed a strict ban on the use of amniocentesis for sex determination। हमें ये पता है कि amniocentesis इंडिया में बैन for sex determination है for female feticide। रीजन अभी देखते हैं क्या लिखा है। This technique was being widely misused to determine the sex of the fetus, leading to increasing rates of female feticide। तो यही कारण है, इसीलिए sex determination amniocentesis के थ्रू हम नहीं कर सकते। ओके, इसमें assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, तो इसमें आपको मार्क करना था ए। और एक चीज याद रखना, एमनियोसेंटेसिस प्रीनेटल इन्वेस्टिगेशन है जो कि आरसीएच प्रोग्राम के अंडर में आता है, और मैसिव इम्यूनाइजेशन जो कि हमारे एनसीईआरटी में एमनियोसेंटेसिस के साथ लिखा हुआ है, मैसिव इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं। इंडिया में इस चीज का कोई भी बैन नहीं है, क्योंकि वो लाइन एक साथ लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में इन द PBR 322 vector, if a foreign DNA is ligated at the PVU2 restriction site, it results in। आप PBR 322 का डायग्राम निकालना, उसके फिगर में देखना लिखा हुआ है कि जो ROP जीन होता है, that is repressor of primer gene, is responsible for coding for protein and it's very essential for the replication of the vector, क्योंकि वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जिससे कि उसे वो इन्वायरमेंट मिले जिससे रेप्लिकेशन वो फास्ट कर पाए। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वेक्टर का, जहाँ पे हम जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिंक करेंगे तभी जाके वो रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए हम एक मॉडिफाइड वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज PBR 322। अगर सोचो PVU2 जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, PVU2 कहाँ पे, ROP में, अगर वहीं पे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया या किसी ने लगा दिया तो क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने ROP के रेस्ट्रिक्शन साइट्स को यूज किया फॉर इंसर्टिंग अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो इसमें आंसर आ रहा है इनएक्टिवेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तब ये जो जीन है इनएक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन कोड नहीं करेगा, इससे रेप्लिकेशन इफेक्ट होगा और रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, हर एक रेस्ट्रिक्शन साइट्स को देख लेना कि व्हाट आर द बेस्ट साइट फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्शन एंड व्हाट आर द अदर साइट जो कि यूज नहीं करना ही बेटर होगा, कि या तो हम उसको रेप्लिकेशन को रोक ही देंगे और या तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस उस प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे, या तो हमने अगर दूसरा लाइगेशन साइट यूज किया अदर देन द सेलेक्टेबल मार्कर, तब जाके हो सकता है कि बाद में हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए इन एम्पिसिलिन प्लेट और इन टेट्रासाइक्लिन प्लेट। ओके, ये ध्यान रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीटी टॉक्सिन जीन्स इज रॉन्ग, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, ये करेक्ट है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट, यस, क्योंकि बैसिलस thuringiensis में बहुत सारे क्राई प्रोटीन्स होते हैं और हर एक क्राई जीन बहुत सारे क्राई प्रोटीन स्पेसिफिकली सिक्रीट करके अपना अपने टारगेट को ही अफेक्ट करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना एक नैरो स्पेक्ट्रम प्रोसेस है, जो कि पहले के ज़माने में या तो पहले जब वो बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते थे तब उसके स्पोर्स यूज़ करते थे पानी में मिक्स करके, और बाद में उसी क्राइजीन को निकाल के उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के TI प्लाज्मिड में उसे डाल के प्लांट को ट्रांसफॉर्म किया था। तो इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई, ये भी करेक्ट है। अ सिंगल क्राइजीन वर्क्स अगेंस्ट ऑल ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट, नॉट सिंगल। हर एक का अपना अपना टारगेट होता है, बहुत सारे क्राइजीन्स होते हैं, उसके बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो सिंगल वर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये वर्ड करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ह्यूमन फीमेल्स, ये बहुत सिंपल है, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये होता है। बाकी अगर तुम देखोगे रिलैक्सिन ये कॉर्पस ल्यूटियम से है, LH एंटीरियर पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम या तो यहाँ से प्लेसेंटा से भी होता है, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा दोनों है, FSH एंटीरियर पिट्यूटरी, LH एंटीरियर पिट्यूटरी, HPL तो प्लेसेंटा है, रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम है, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस है एंड प्रोलैक्टिन अगर हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो बेस्ट आंसर इसमें आ रहा है क्योंकि ये चारों ही प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में असर्शन है प्रोजेस्टासार्ट एंड LNJ20 मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हमें पता है कि प्रोजेस्टासार्ट और LNJ20 दोनों ही टाइप ऑफ IUD है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो कि हार्मोनल IUDs में आता है।
रीजन दिया है दिस डिवाइसेस रिलीज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन विच कॉजेस हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हमें ये पता है कि आयोडीज और मेनली उसका कॉमन फंक्शन है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। उसमें से 3 कैटेगरी है, एक नॉन मेडिकेटेड है और मेडिकेटेड में आपको मिल जा रहा है कॉपर कंटेनिंग और हार्मोनल। तो हार्मोनल का मेन टारगेट क्या है? इम्प्लांटेशन को रोकना। तो इसीलिए इसमें जो रीजन लिखा है ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसमें आंसर आपका ए आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में भी assertion reason है stabilizing selection leads to the narrowing of the distribution curve and reduction in variation. Reason is in this type of selection more individuals acquire the mean character value. अगर हम ये देखें, ये इशारा है नेचुरल सिलेक्शन की तरफ, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन जिसे हम बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें पीक्स गेट हायर एंड नैरोअर और अगेंस्ट द स्पेसिएशन ये होता है बिकॉज उसमें अगर ह्यूमन बेबी वेट 2019 में आया था, उसमें दिया था ह्यूमन बेबी का वेट का एक ऑलमोस्ट एक रेंज था कुछ 2.8 टू 3.2 और 3.3, 2.8 के नीचे और 3.3 के ऊपर। अगर 3.3 के ऊपर है तो पर्चुरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, 2.8 के नीचे है तो उसको हीट को स्टोर करना या उसे ट्रैप करना उस पर्टिकुलर बेबी के लिए, न्यूबॉर्न के लिए मुश्किल होगा। तो ऑटोमेटिकली किसका सर्वाइवल कैपेसिटी ज़्यादा होगा इसमें, जो कि एवरेज वेट को फॉलो कर रहा है। तो नेचर में ऐसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज में 3-4 क्राइटेरिया, उसमें से जो बेस्ट क्राइटेरिया अगर कोई फॉलो कर रहा है उसका सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली उसका मेन कैरेक्टर वैल्यू बढ़ेगा और पिग्स गेट हायर एंड नैरोअर, वो एक फीचर है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, वो होगा। और जो एक्सट्रीम्स है वो उसका जो सर्वाइवल कैपेसिटी है थोड़ा सा घट जाएगा। तो यहाँ पे यही बताने को कोशिश कर रहा है कि असर्शन में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन लीड्स टू नैरोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड रिडक्शन इन वेरिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें ये ऐसा टाइप ऑफ सिलेक्शन है जो कि इंडिविजुअल्स को, वही इंडिविजुअल्स को चूज करता है जो कि मेन कैरेक्टर वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेसिएशन के अगेंस्ट ये होता है जो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है। डिसरप्टिव इज डाइवर्सिफाइंग, जो कि स्पेसिएशन करवाता है, जैसे डार्विन फिंचेस का हो, एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स का हो, उसमें जाके डिसरप्टिव गिरेगा। या तो मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया का कॉम्बिनेशन हो, उसमें आके बैलेंसिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन गिरेगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आप डेफिनेशन सीख के रखना। नेचुरल सिलेक्शन का एक स्टेबलाइजिंग का भी दिया है, डिसरप्टिव का भी है, डायरेक्शनल का भी है। डायरेक्शनल इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, जैसे मौत का है, नेचुरल सिलेक्शन उसका आ सकता है, इनब्रीडिंग का आ सकता है, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से रिलेट करके आ सकता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक क्वेश्चन था 2017 में, वो भी आप देख लेना। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन वो आगे डाल सकते हैं, बहुत दिनों से उसे डाला नहीं गया है, वो ध्यान रखोगे। तो इसमें भी असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ओके। और ये एनसीईआरटी लाइन से ही बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में ब्लैंक एक है डैश इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। जब भी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट और यूफोरिया जैसे वर्ड्स तुम्हें मिल जाए तो एडिक्शन आपको यहाँ पे मार्क करना है बी। कभी भी मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिले तो डिपेंडेंस मार्क करोगे। और अगर ड्रग्स किसी ने छोड़ दिया, आफ्टर दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम लाइक एंग्जाइटी और अदर थिंग्स, वहाँ पे कुछ फीचर्स दिया एनसीईआरटी में, वो पढ़ोगे, वो विड्रल सिंड्रोम होगा जो कि डिपेंडेंस के बाद आता है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में स्टेटमेंट 1 है क्राई प्रोटीन्स कंट्रोल डिप्टेरेंस लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो। हमें पता है कि जो बैसिलस thuringiensis होते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम पे वर्क करते हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, लाइक डिप्टेरन, कोलेप्टेरन एंड और एक है लेपिडोप्टेरन। तो डिप्टेरन, लेपिडोप्टेरन या तो कोलेप्टेरन इनको टारगेट करते हैं। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में है क्राई प्रोटीन्स कंट्रोल डिप्टेरन लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ये करेक्ट है। टोबिको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म बिलोंग टू द ऑर्डर कोलेप्टेरा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ये लेपिडोप्टेरा होना चाहिए था। तो इसलिए इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट आ रहा है पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट आ रहा है, आपको इसमें सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द पॉजिटिव फीडबैक लूप इन्वॉल्व इन पर्चुरेशन। इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था। मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक लूप ओवर हियर। पॉजिटिव फीडबैक लूप एक ऐसा टर्म है जिसमें मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि जब भी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ऑक्सीटोसिन का आना किसके लिए होता है? इज बिकॉज ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जो कि मैटरनल पिट्यूटरी को ट्रिगर करके ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। वही ऑक्सीटोसिन जब ब्लड में आता है और माइल्ड कंट्रैक्शन कराता है
तभी जाके हाइपोथैलेमस को फिर पता चलेगा और वो इंस्ट्रक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तुम और ऑक्सीटोसिन छोड़ो। उससे ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ते रहता है और माइल्ड कंट्रैक्शन से धीरे धीरे कंट्रैक्शन का जो स्पीड है या तो पावर है वो इंक्रीज होते रहता है, उसी से एक्सपल्शन पॉसिबल होता है। तो सच काइंड ऑफ लूप इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन बार बार उस प्रोसेस को फास्ट करा दे रहा है जिससे कि एक्सपल्शन पॉसिबल हो। ओके, तो इसी एंगल से अगर आप देखोगे, हमेशा याद रखना फीटस जो है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, वो पहले क्या करता है, सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को जिससे कि ऑक्सीटोसिन सिस्टम में आ पाए और फिर ऑक्सीटोसिन बैक उसे फिर बताता है कि और ऑक्सीटोसिन दो, तब उस प्रोसेस को हम पॉजिटिव फीडबैक लूप बोलते हैं, वो ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीजेस? इसमें आपका गलती होना ही नहीं चाहिए। कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड डेंगू। कॉलेरा बैक्टीरियल है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, मम्स वायरल है, एड्स वायरल है, मलेरिया प्रोटोजोअन से है, स्मॉल पॉक्स वायरल है, टाइफॉइड बैक्टीरियल है, टिटेनस बैक्टीरियल है, निमोनिया बैक्टीरियल है। तो इसमें तीनों ही आ रहा है वायरल, इसलिए सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट से है। इन द apparatus ऑफ यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट द गैसेस कंटेन इन द फ्लक्स आर। इसमें कौन कौन से गैसेस थे? तो इसमें मार्क करना था आपको मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। CO2 नहीं था, वो ध्यान रखना है। CO2 प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में था बट उस फ्लक्स में नहीं लिया गया था। फ्लक्स में जो भी कंडीशन है उसको आप एक बार विजुअली स्कैन करके रखना। 800 डिग्री सेल्सियस, अमाइनो एसिड बना था, बॉइलिंग वाटर था और क्या क्या गैसेस थे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में है, इफ a scientist wants to obtain a virus free potato plant from an infected one, what should they do? They will culture the मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम एक ऐसा जगह है जो कि वायरस फ्री रहता है, उस जगह को लेके हम एक नया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर का जो पोर्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपके पास पुराना बुक है वो आपको मिल जाएगा बॉटनी पोर्शन में, और नए वाले एनसीईआरटी में जो आपको फॉलो करना है, नया वाला एनसीईआरटी, वो आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन में। ओके, तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। विच कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ 6 स्मॉल प्लास्टिक कैप्सूल्स containing progestogen under the skin of the inner arm implant? कैप्सूल टाइप है लेकिन लंबे लंबे है, स्टिक बोल सकते हो, कैप्सूल टाइप के बोल सकते हो, पर लिटिल लंबा। आप इस वर्ड को ज्यादा वो मत करना, इसमें बताना चाह रहा है कैप्सूल्स टाइप इसलिए है क्योंकि लॉन्ग स्टिक टाइप है, पर इट्स अ कैप्सूल ओनली बिकॉज इट कंटेन्स द पाउडर ऑफ प्रोजेस्टिन। ओके, इसलिए जानबूझ के ये वर्ड डाला गया कि अगर फ्यूचर में ऐसे मिले तो वो गलत नहीं है। तो इसमें आपको इम्प्लांट मार्क करना था, जो कि लॉन्गर टर्म के लिए यूज करते हैं, इंजेक्टेबल है और इम्प्लांट है, लॉन्गर टर्म के लिए इफेक्टिव है। आईयूडीज लॉन्गर टर्म के लिए इफेक्टिव है। और इधर अगर आप तो ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में स्टेरॉइडल लिखो, ये डेली बेसिस पे है 21 डेज के लिए, और सही लिखा है वंस अ वीक पिल। ये सब भी ध्यान रखना है कब क्या है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। 158 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एसिड आएगा, स्टोमक और टीयर्स आएगा, स्किन एंड म्यूकस है फिजिकल, ये आएगा सेलुलर में, और ये साइटोकाइन है। इंटरल्यूकिन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंटरल्यूकिन साइटोकाइन बैरियर्स में आता है। मैंने सोचा एक बार आपको नाम दिखा के रख लूँ, अगर बाय चांस वो कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स देते हैं। ऐसे जनरली मैंने देखा कुछ कुछ नया नया वर्ड्स वो डालते ज़रूर है, जस्ट टू मेक यू लिटिल कंफ्यूज। उसमें डरना नहीं है, आप देख लेना जिस क्वेश्चन में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो सबसे ईजी क्वेश्चन है, वैसे सोच के आप अप्रोच करना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 में स्टेटमेंट 1 में है, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी जो कि ईस्ट है, कॉमनली नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ये करेक्ट है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ, whereas the whiskey, brandy and rum are produced without distillation। ये चीज जस्ट ऑपोजिट लिखा है, वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन का होगा और अदर जो भी लिखा है विद डिस्टिलेशन होगा। इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये वाला करेक्ट है। तो इसमें आपको मार्क करना था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसमें अगर जो ब्रॉथ बोले हैं, हमेशा याद रखना कोई भी ऐसा सोल्यूशन विच कंटेन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और सम मॉलिक्यूल्स, तब उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या एनी टाइप ऑफ ब्रॉथ। ओके, जो कि बायोरिएक्टर में भी हम ये टर्म यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160। 160 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफर वास्ट पोटेंशियल फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, मतलब लैब में, टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज। इसमें बेस्ट है ये टिश्यू कल्चर एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आपको मार्क करना था
टिश्यू कल्चर एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आप इसमें सोच सकते हो कि प्लांट टिश्यू कल्चर से है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया था, थोड़ी देर पहले, प्लांट टिश्यू कल्चर वाला जो पोर्शन था बॉटनी में वो उठा के बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में रखा गया है, इसलिए हमने इसे जूलॉजी में इंक्लूड किया। ये आप देख लेना, जिसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफर वास्ट पोटेंशियल फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 161, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जीन थेरेपी विच एजेंट्स आर यूज्ड एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर हेल्दी जीन्स इनटू द होस्ट सेल। हमें ये पता है वायरस होगा, क्योंकि वायरसेस उसमें रेट्रोवायरस है जो कि डिजार्म पैथोजेंस के कैटेगरी में आता है, लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। तो जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस में हमने कंप्लीमेंट्री जीन डाला था, EDA जीन, और उसी से हमने जीन थेरेपी किया था 4 ईयर गर्ल चाइल्ड में, तो वो उससे रिलेटेड है। तो जीन थेरेपी में जनरली इन हायर वर्टिब्रेट्स हम वायरसेस यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म और द सेल, और इन सर्टेन केसेस फॉर जीन थेरेपी, जिसे हम करेक्टिव थेरेपी भी बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 इवोल्यूशन के चार्ट से है। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इवॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम सिलोफाइटन। हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट है इवॉल्व हुआ क्लोरोफाइट से, जोस्टेरोफाइलम, आर्बोरेसन लाइकोपोड और हर्बेशियस लाइकोपोड, ये जितने भी ऑप्शंस है ये सारे, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रैकियोफाइट से, ये हो गया सिलोफाइटन से। सिलोफाइटन में 6 ब्रांचेस है, उसमें से 3 आ रहा है, तो ये करेक्ट है। स्फेनोप्सिड भी है, गिंको है, कॉनिफर्स है, नीटेल्स है, उसमें से 3 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। क्लोरोफाइट एंड एंसेस्टर एंड ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर तो पहले हो ही गया, इससे लिंक नहीं है इसका। तो सिलोफाइटन का आप जब सीखोगे इसमें 6 ब्रांचेस आएंगे, वो लिख के आप प्रैक्टिस करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो सीखोगे। इसमें से फर्न्स, गिंको, कॉनिफर्स है, नीटेल्स है जो कि स्फेनोप्सिड में आ जा रहा है, प्रोजिम्नोस्पर्म में ये सब आएगा। तो चार्ट एक बार ऐसे सीख सकते हो आप, क्लोरोफाइट से क्या ब्रांच निकला, ट्रैकियोफाइट से क्या ब्रांच निकला, सिलोफाइटन से 6 ब्रांचेस निकले, वो लिख के प्रैक्टिस करोगे। फिर प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या निकला वो प्रैक्टिस करना। एनिमल्स का भी ऐसा है, स्टेम रेप्टाइल जो नीचे अर्ली रेप्टाइल्स है, उसे सौरोप्सिड से फिर ऊपर अलग एक ब्रांच है, फिर थेकोडॉन से अलग ब्रांच है, और फिर साइनोप्सिड वाला अलग ब्रांच है। उसको सेपरेट करके तोड़ के फिर उसे देखोगे जब, तब ऑटोमेटिकली विजुअल स्कैनिंग अच्छे से हो जाएगा। ओके, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में, वो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में असर्शन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजफुल इन केसेस where the male partner has very low sperm counts in the ejaculates. Reason in the AI, that is artificial insemination technique, semen collected from the husband or a donor in artificially introduced into vagina or uterus. हमें पता है कि अगर किसी मेल में स्पर्म का काउंट लो है तब हम स्पर्म को कलेक्ट करके फिर उसे वेजाइना या तो यूट्रस में रिलीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, जो कि इन विट्रो है। उसमें अगर हम वेजाइना लिखा है तब भी AI आएगा, यूट्रस में इंसेमिनेट कर रहे तब भी AI आएगा, लेकिन यूट्रस में इंसेमिनेट करने के बाद एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर सकते हैं जिसे हम IUI बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इज डिफरेंट, और इसमें जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो ध्यान रखना। तो इसमें असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग oogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage and no more oogonia are added after birth. हमें पता है oogonia is a gamete mother cell, कोई भी oogonia after the birth of child ऐड भी नहीं होगा, और कोई भी रिफॉर्म या भी कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि oogonia से प्राइमरी oocyte एम्ब्रायनिक स्टेज में ही बन जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 सेकेंडरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसमें सेकेंडरी के लिए गलत आ जा रहा है ना, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी करेक्ट है, लेफ्ट और राइट को मिला के 60 to 80 इन राइट, 60 to 80 इन लेफ्ट, बट नॉट सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। हमें पता है एंट्रल फॉलिकल 2 होते हैं, एक टर्शियरी फॉलिकल होता है, ग्राफिन फॉलिकल होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रह गया लास्ट ऑप्शन A4, द प्राइमरी oocyte completes its first meiotic division within the tertiary follicle। हमें पता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम में प्राइमरी oocyte
मियोटिक 1 स्टार्ट करके प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज में। फिर से मियोसिस 1 रिस्टार्ट कहाँ होता है? टर्शियरी फॉलिकल में। तब ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। क्योंकि पोलर बॉडी में बहुत कम ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिलीज होता है जिससे कि एग के अंदर न्यूट्रिएंट रिच साइटोसोल बच पाए। ओके, बिकॉज आफ्टर इम्प्लांटेशन ओनली उनको मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाएगा। बिफोर दैट उनको अपना जो न्यूट्रिएंट है वो साइटोसोल से ही लेना है। तो इसीलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें आंसर आ रहा है सी। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165, which was the first restriction endonuclease to be isolated and characterized was functioning dependent on a specific DNA nucleotide sequence। तो हमें पता है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था? HIN2 था। ठीक है, HIN2 इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि आइसोलेट किया गया था, इसलिए ये मार्क करना। HIN2 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो 5 इयर्स बाद हमें पता चला, 5 इयर्स बाद। वो लाइन याद करके रखना। ओके, GTC GAC था शायद सीक्वेंस, एक बार आप देख के रखोगे। और HIN2 ब्लंट एंड कट देता है, दैट इज पैलिंड्रोम के सेंटर में कट करता है। ओके, उसका प्रेफरेंस है G और C, वो ध्यान रखोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166। 166 में अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ इट्स 3 कोनोटेशन। इसमें हमें पता है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी गॉड क्रिएशन के ऊपर निर्भर था। उसको वो ऑब्जेक्टिव्स को मानते थे कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ भी चेंज नहीं होता, स्पेसिएशन नहीं होता, 4000 ईयर ओल्ड अर्थ का एज है, ऐसे कुछ कोनोटेशंस थे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच बाय गॉड। द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता। कोई भी स्पीसीज इंटरलिंक्ड नहीं है। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, इतना तो करेक्ट है। लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये डार्विन ने कहा था और इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को उन्होंने इसी के बलबूते पर डिस्कार्ड किया था, डिसअप्रूव किया था इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपको पूछा इसमें से स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में से ऐसा कौन सा कोनोटेशन है जो इसमें सही नहीं बैठता, तो इसमें आंसर डी आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इन्वॉल्व्स कटिंग ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इनटू थिन सेक्शंस, स्टेनिंग देम एंड एग्जामिनिंग देम अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डिटेक्ट कैंसर। हमें पता है कि बायोप्सी एक हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। बुक में एक बार एंड और मेंशन है, आपको याद रखना हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ही बायोप्सी है, जिसमें हम कोई भी सस्पेक्टेड पीस ऑफ टिश्यू को लेंगे, उसे पतले पतले स्लाइस में काटेंगे, ठीक है, माइक्रोटोमी बोलते हैं उसे। उसके बाद हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में या तो ऑर्गेनेली में कोई डिफरेंस आ रहा है, इंक्लूजन बॉडीज ज़्यादा है, तब पता चल जाता है कि ये टिश्यू कैंसरस है या नहीं है। उसी इन्वेस्टिगेशन को, उसी टेक्निक को हम बायोप्सी या तो हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 168। इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बैरियर? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का रोल ये है कि अलार्म कराना सिस्टम को कि समथिंग इज देयर इनसाइड द सेल। इसीलिए वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जिससे कि आसपास के WBC एक्टिवेट होके उसके नियर बाय सेल को, इन्फेक्टेड सेल के नियर बाय एडजेसेंट सेल को प्रोटेक्ट कर पाए। तो साइटोकाइन बैरियर एक अलार्मिंग सिस्टम है, हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एक सिग्नलिंग सिस्टम है, ये मान सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, cortisol, prolactin and thyroxine etc. in the maternal blood? Metabolic changes in the mother? Yes. Maintenance of pregnancy? Yes. Supporting the fetal growth? Yes. Destruction of Graafian follicle? No. क्योंकि इसके पीछे LH का रोल है कि डिस्ट्रक्शन मीन्स व्हाट, मतलब रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अगर हम बोलेंगे तो उसके पीछे LH बेस्ट आंसर होगा। मदर में बहुत सारे हार्मोन्स मैनीफोल्ड इंक्रीज होते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। इट में भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इट में भी कॉर्टिसोल, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है, ग्लूकोज का सप्लाई ज़्यादा चाहिए, ATP प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तब प्रोलैक्टिन है, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और थायरॉक्सिन तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। इसके बेसिस पे अगर आंसर आप देखोगे आपको C मार्क करना था, क्योंकि D बिल्कुल गलत है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170।
क्वेश्चन नंबर 170 में है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी रिगार्डिंग द processes and tools used in biotechnology. Restriction enzymes belong to larger class of enzymes called nucleases which are of two types or kinds, exonuclease and endonuclease. ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में दो डिवीजन होता है, एक्सोन्यूक्लियस which cut the DNA from ends and endonuclease which cuts the DNA or the palindrome at the specific site. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA fragments move towards the cathode because DNA molecules are positively charged. DNA होता है negatively charged and negatively charged DNA runs towards anode, not cathode. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही था. In the vector PBR 322, if a foreign gene is ligated at the BUMH1 of the tetracycline BUMH1 site of the tetracycline resistant gene, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance. ये करेक्ट है. अगर आपने BUMH1 और SAL1 यूज किया तो tetracycline इनएक्टिव होगा. अगर PST1 और PV1 यूज किया तो एम्पिसिलिन इनएक्टिव होगा. जो इनएक्टिव होगा वो आपको रिकम्बिनेंट की तरफ इशारा करेगा और जो एक्टिव रहेगा वो आपको ट्रांसफॉर्मेंट निकालने में हेल्प करेगा फ्रॉम द प्लेट. ओके, आप वो ध्यान रखोगे. तो इसमें अगर हम देखेंगे, इतना तक हमने देख लिया. नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द सेपरेटेड DNA बैंड्स फ्रॉम एगरोस जेल इज इल्यूशन. ये भी करेक्ट है. तो इसमें आंसर आपका कौन सा आ रहा है? आंसर इसमें 3 आ रहा है क्योंकि ये गलत था. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 171. क्वेश्चन नंबर 171 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर. तो आपने ये आंसर कर ही लिया होगा, एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन हम प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. उनके टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं बाय रिमूविंग द टीडीएनए पार्ट जो कि पैथोजेनिक है या तो ट्यूमर कॉज करता है. बाकी सब इसमें बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आ रहा है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172. क्वेश्चन नंबर 172 में, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन इन एन इंसेक्ट लार्वा. पहले क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये बोलना है. तो इसमें आंसर बी है. तो फर्स्ट वन इज इंजेक्शन ऑफ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स बाय द इंसेक्ट. Next, D, solubilization of crystals due to alkaline pH in the gut is more than 8.2 or 8.3. Number A, binding of activated toxin to the surface of midgut epithelial cells. Number E, creation of pores in the cell membrane. And the last one is swelling and lysis of cells leading to the death of insect. ऐसे सीक्वेंस आपको याद करके रखना है. हर जगह पे कुछ ना कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो ध्यान रखना. और इसी बेसिस पे ये पुराने एनटीएस पेपर्स को भी आप देख लेना और जहाँ जहाँ पे सीक्वेंस का क्वेश्चन बन रहा है ये देखना, क्योंकि आजकल काफ़ी ये लेंथी और सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 173. क्वेश्चन नंबर 173 में, द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स आर. आपको पता है एनालॉजी में आ रहा है इसलिए कन्वर्जन इवोल्यूशन होगा. ओके, इसमें आपको आंसर मार्क करना था बी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174. क्वेश्चन नंबर 174 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट. इन इल्यूशन द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नाइट्रोसेलुलोज पेपर. तो ऑटोमेटिकली इस वर्ड के लिए गलत हो जा रहा है. बहुत छोटा सा वो ध्यान देना था आपको, क्योंकि जेल लिखा है या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल ही होगा, पेपर नहीं. क्योंकि हमें पता है कि जेल से जब हम DNA ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर को, उसको ब्लॉटिंग टेस्ट बोलते हैं, ब्लॉटिंग वो बोलते हैं, जैसे साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. प्रोटीन को ट्रांसफर करेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, RNA को करेंगे तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इस तरह से. तो यहाँ पे ये गलत आ रहा था. सेकंड है, E. coli क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 shows several restriction sites और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एंड ROP. तो ये करेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट 8 रेस्ट्रिक्शन साइट उसमें है, जो कि लाइगेशन एरिया बेस्ट होता है सेलेक्टेबल मार्कर. और लिंक वर्ड जब आता है, जब भी लिंक टू तब और ये होगा, और लाइगेटेड टू सो सेलेक्टेबल मार्कर होगा, वो ध्यान रखना है. नेक्स्ट है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इज डन बिफोर द बायोसिंथेटिक फेज विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग एंड प्यूरिफाइंग आउट द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोरिएक्टर. हमें ये पता है डाउनस्ट्रीमिंग करते हैं आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज. बायोसिंथेटिक फेज या स्टेज वो होता है जिसमें हम बायोरिएक्टर में हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं और फिर उसे अलाउ करते हैं कि वो अच्छे से ग्रो हो बाय प्रोवाइडिंग द टोटल सिस्टम, पीएच, सॉल्ट, सब कुछ देख के. और फिर हम जब उसे निकालते हैं सैंपल को, उसके बाद डाउनस्ट्रीमिंग करते हैं, नॉट बिफोर, आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज. इसलिए यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बिफोर वर्ड था. तो इसीलिए इसमें आपको मार्क करना था 2. दैट इज सी. आंसर इसमें 2 ओनली करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट ऑप्शन है. 1 भी इनकरेक्ट है, 3 भी इनकरेक्ट है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175.
क्वेश्चन नंबर 175 जीन थेरेपी से है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ बोथ दिस अप्रोचेस? आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड अगर हम किसी का भी जीन थेरेपी करेंगे वो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं वो इमॉर्टल नहीं होते हैं, वो मॉर्टल हैं। तो ऑटोमेटिकली उसका मेन जीनोम के साथ कोई भी जीन इंटीग्रेट नहीं कर सकता, स्टेम लाइन में कोई भी चेंजेस हम नहीं ला सकते। तो इसीलिए चाहे वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो, चाहे वो हम बोन ट्रांसप्लांटेशन मेथड करें, इन बोथ द केसेस इट्स नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। इसीलिए इसमें एक चैलेंज है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, इसलिए हमें बार बार ये स्टेप्स करके उसके इम्यून सिस्टम को वो करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 मैच द फॉलोइंग है। मैच द ड्रग्स और सब्सटेंसेस लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द करेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन कॉलम 2। कैनाबिनॉइड्स हमें पता है, कैनाबिस सेटावा से एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें A3 आ रहा है क्योंकि स्टिमुलेंट है, नोन फॉर द इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कोकेन में आपका 1 मार्क करना है। इंटरफेयर विद द डोपामाइन, कि डोपामाइन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर से हटने नहीं देता, जैसे कि यूफोरिया हो। ओके, मॉर्फिन अगर हम देखेंगे, मॉर्फिन के केस में इफेक्टिव सीडेटिव है, पेन किलर, जो पेपिवर सोम्निफेरम से एक्सट्रैक्ट होता है और इसके एसिटाइलेशन से मॉर्फिन बनता है। दतुरा इज प्लांट हैविंग हेलुसिनेजन प्रॉपर्टी। हेलुसिनेशन मीन्स अल्टरेशन ऑफ थॉट, ठीक है, ये सब आता है, तो आपको इसमें मार्क करना था A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 177। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, देखो स्टैटिन। अगर हम स्टैटिन को देखेंगे, स्टैटिन का ऑलमोस्ट आंसर ये होगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्योंकि ये हमेशा उसी एंजाइम पे जाके अटैच करता है एज ए इनहिबिटर जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो ऑटोमेटिकली स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और वो एक ईस्ट से बनता है, मोनेस्कस पर्पुरियस, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है B, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल में अगर हम देखेंगे, इसमें क्या है, इथेनॉल कौन बनाता है, ईस्ट। डंग अगर देखेंगे बायोगैस से रिलेट कर रहा है, और बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो इसमें आपको मार्क करना था A, दैट इज A2, B1, C4, D3, इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका A आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 इवोल्यूशन से, ये भी मैच द फॉलोइंग है। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन गिवन। 2 million years ago Australopithecines probably lived in East African grassland. 1.5 million year ago Java man existed. 18,000 years ago prehistoric caves and 10,000 वाला एग्रीकल्चर होगा। तो इसमें आपको मार्क करना था A4, B3, C2 एंड D1। तो आपका आंसर इसमें A आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179, इसमें आपको देखना, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन बिलो as well as the related right place of its occurrence in a normal pregnant woman and select the right option for the two together। डेवलपमेंटल स्टेज अगर ब्लास्टोसिस्ट है तो ये यूट्राइन वेल में अटैच होगा, तो ये करेक्ट पहले आ गया। 8 सेल्स मोरुला अगर है, स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, एट द एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, यहाँ पे एंड होगा। लेट मोरुला है, मिडिल पार्ट में रहेगा, एंड में, ठीक है। लेट मोरुला है ना, सॉरी, ये यूट्रस में रहेगा, नॉट फैलोपियन ट्यूब, एंड नहीं, ये यूट्रस में रहेगा। 16 होने से यूट्रस होगा ना, एंड लेट मोरुला मीन 16 सेल स्टेज, इसलिए यूट्रस। ब्लास्ट्यूला है, एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। ब्लास्ट्यूला वर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल है भी नहीं, इसलिए इसमें सोचना नहीं है आपको। ब्लास्टोसिस्ट हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारी ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोपोरल लीप नहीं रहता है, ब्लास्ट्यूला में ब्लास्टोपोरल लीप रहता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में है, in a cell the separation of DNA strands is brought about by the enzymes DNA helicase, whereas in PCR the separation of DNA strand is due to high temperature, जिसे हम बोलते हैं denaturation step, denaturation। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आगे के फुल टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।